नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने बताया था मदर इन लॉ सिंड्रोम के बारे में। मदर इन लॉ सिंड्रोम के कई कारण हो सकते हैं, जैसे परवरिश के समय सास का जो इमेज बनाया जाता है, अगर वो निगेटिव है या उस तरह की चीज़ें फीड की जा रही हैं या बच्चे उस बिटर एक्सपीरियंस को देख रहे हैं, तो ना चाहते हुए भी मदर इन लॉ के प्रति एक नकारात्मक फीलिंग्स आ जाती है। तो ये एक सामान्य चीज़ें होती हैं। उसी दौरान मैंने ये भी कहा था कि कुछ बहुएं जो होती हैं वो नार्सिसिस्ट होती हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या एनपीडी के विषय में मेरा एक अलग से वीडियो है जो मैंने बहुत पहले आप लोगों को दिखाया था, 1-2 साल पुराना वीडियो है। तो उससे ये पता चलता है नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है। अगर ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपकी बहू रानी को हो तो क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ही जटिल स्थिति हो जाती है। अगर आप नई बहू आपके घर आई है और वो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी वाली है, तो आपके घर का माहौल बहुत ही नारकीय हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है। और इन दिनों मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए जो देखकर मैं सोचने को विवश हो गई कि माँ बाप ने बच्चे को बहुत प्यार से पाला पोसा, इस योग्य बनाया और बहुत खुशी खुशी शादी की। शादी के बाद जब बहू आई तो साल भर के अंदर उनके घर का माहौल इतना बुरा हो गया। एक महिला हमारे पास आई थी, उसके साथ तो उसकी बहू ने इतनी अधिक क्रुएलिटी की थी, उसको घर से निकाल दिया था। और उसका बच्चा, उसका बेटा, इकलौता बेटा जो उसे बहुत ही प्यार करता था, उसकी हिम्मत तक नहीं हुई उसका विरोध करने का। तो आमतौर पे लोग उसमें बेटे को ब्लेम करते हैं कि पत्नी को कंट्रोल नहीं कर पाया, किस तरह से वो ऐसा कर रही है। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उनको जानकारी नहीं है कि जो जिस व्यक्ति से उसकी शादी हुई है, जो उसकी संजनी है, वो एक खास व्यक्तित्व विकार की शिकार है। और इस प्रकार के जो व्यक्तित्व विकार के शिकार होते हैं, तो शिकार तो होते हैं, लेकिन सच पूछिए तो जो उनके साथ रहते हैं वो शिकार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो एहसास तक नहीं होता है कि उनके व्यवहार जो है वो समस्याजनक हो गए हैं और इतनी गंभीर समस्या हो गई है कि पूरे घर का माहौल टॉक्सिक हो चुका है। तो ऐसे में ना बेटे की कमी होती है, ना सास की कमी होती है। और मैं किसी खास रिश्ते पर ब्लेम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट है वो बहू के रूप में भी खतरनाक है, सास के रूप में भी खतरनाक है, बेटी के रूप में भी खतरनाक है, हस्बैंड है, जो भी व्यक्ति है अगर वो नार्सिसिस्ट है तो खतरनाक है। लेकिन आज का मुद्दा है कि अगर नार्सिसिस्ट बहू है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगी, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि आप उसको एग्रेसिव होकर आप उसको कंट्रोल कर लें तो आप खुशफहमी में हैं। अगर आप दयनीय होकर दब जाएंगी तो वो आप पे इतनी बुरी तरीके से हावी हो जाएगी कि आपका सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। आपका और आपके बेटे के साथ संबंध जो है एकदम हो सकता है ख़त्म हो जाए। तो आइए हम जानते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं जो इतनी परेशानी का कारण हो रही है, क्योंकि ये जो समस्या है ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक समस्या ना होकर एक सामाजिक समस्या बनती जा रही है। मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि अब ऐसा हो रहा है। कोई भी बीमारी एक दिन में पैदा नहीं होता है, कहीं ना कहीं शुरू से चलता आया होता है, लेकिन जब उसके पुष्पित पल्पित होने या उसको पोषित करने का सारा सामान इकट्ठा हो तो वो चीज़ें तेज़ी से बढ़ती हैं। तो आज जो हमारा समाज है, या मैं पेरेंटिंग को भी कहूँगी कि वही माँ जिसने अपने सास ससुर की बहुत अच्छे से सेवा की, उसने अपने घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाला, उसे इस बात पे गर्व ना हो के कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होता है कि मेरी ज़िंदगी सही नहीं थी, मैंने जैसे चीज़ें बर्दाश्त की मेरी बच्ची ना करे, मैंने उसको पढ़ाया है, वो अपने पैर पे खड़ी हो गई है, वो भला किसी को क्यों बर्दाश्त करे, क्यों दबे। तो पहले माँ बाप जैसे सिखाते थे कि तुम्हारे हाथों दो घर की इज्जत है, अब वही सिखाते कि तुम्हें जो करना है करो, तुम क्यों दबोगी, तुम किस चीज़ में कम हो, तुम कमाती नहीं हो कि तुम क्यों बर्दाश्त करोगी। तो इस तरह की जो फीडिंग हम अपने बच्चों को करते हैं तो चांसेस है कि उसमें नार्सिसिज्म के बढ़ने की संभावनाएं अधिक होती हैं। सभी तो नार्सिसिस्ट नहीं होते हैं, बहुत कम परसेंटेज होते हैं, लेकिन जहाँ भी होते हैं स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। तो ये बात विश्वास कर लेना कि हमारी बहू नार्सिसिस्ट है बहुत पीड़ादायक होता है, लेकिन हकीकत को देर से स्वीकार करने से अच्छा है अगर आप समय पे स्वीकार करेंगे तो आप उसका समाधान कर सकते हैं। आम तरीके से अगर परिभाषित किया जाए कि क्या होता है इसके लक्षण,
तो जो एनपीडी या नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, उसके सिम्टम्स में आया आत्म महत्व की भव्य भावना उनमें होती है, अधिकार भरी हुई भावनाएं होती हैं, सहानुभूति की बहुत ही कमी होती है या होती ही नहीं है, हमेशा अत्यधिक प्रशंसा की आवश्यकता महसूस होती है, बल्कि वो अपनी प्रशंसा सुनने के भूखे होते हैं। आप जितना भी उन्हें प्रशंसित कीजिए, उनका भूख बढ़ता ही चला जाता है। पारस्परिक शोषणकारी व्यवहार होता है, चाहे वो उसका लाइफ पार्टनर हो, चाहे उसके बच्चे हों, चाहे उसका परिवार हो, सबका वो शोषण करने की उसमें प्रवृत्ति होती है। दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, लेकिन उनके अंदर ये दृढ़ विश्वास होता है कि लोग उनसे जलते हैं। अहंकारी और घमंडपूर्ण व्यवहार उनका होता है और असीमित सफलता, शक्ति, प्रतिभा, सौंदर्य या आदर्श प्रेम की कल्पनाओं में वो हमेशा डूबे रहते हैं। अगर बहू रानी में ये सारी चीज़ें हैं तो कैसे पहचान पाएंगे कि आपकी बहू में कोई सामान्य समस्या है मनोवैज्ञानिक या वो नार्सिसिस्ट है? तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे वह आपका सम्मान कभी नहीं करती है, वह आक्रामक होती है, वह चालाक होती है, वह परिवार को गुमराह करती है, वह मानती है कि वह हमेशा ही सही होती है, वह स्वार्थी होती है, आत्मकेंद्रित होती है, वह किसी भी हाल में हार नहीं मान सकती है, क्योंकि वो अपने को गलत मानती नहीं। आई एम ऑलवेज ऑल राइट उसके दिमाग में फिट होता है। वह कहती कुछ है और करती कुछ है, क्योंकि उसे लगता है वो बहुत ही आदर्श है, वो बहुत सत्यवादी है, लोग उसको परेशान कर रहे हैं, लोग उसका शोषण कर रहे हैं, वो तो मृदुभाषी है। यानी सच्चाई से वो काफ़ी दूर होती है, जो वो है ही नहीं, आईने में उसको वही दिखता है। वो बहुत सहजता के साथ आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर सकती है, तो कभी भी उसके इमोशन से प्रभावित ना हो। वह सफ़ेद झूठ बोलती है, झूठ बोलने में तो वो माहिर होती है। अगर खुदा न खास्ते उसका झूठ पकड़ा जाएगा तो वो आपके मेमोरी को, आपकी स्मरण शक्ति को चुनौती दे देगी कि आपको ठीक से याद नहीं है, ये बातें मैंने नहीं की थी, ये बातें आपने की थी। तो अगर आप उससे उलझेंगी तो आपकी समस्या इतनी बढ़ जाएगी कि या तो आपको घर छोड़ के निकलना होगा या आपके बच्चे ही घर छोड़ के निकल जाएंगे। और ऐसे माहौल में अगर आपके पोते पोती हैं तो उनके भी व्यक्तित्व विकास पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है, क्योंकि ऐसे बच्चे की माँ बहुत ही डरे डरे से, समय समय से, सकुचाए से रहते हैं। वो इतना हावी उन पे होती है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो एक एक कौर खाते समय अपनी माँ पे डिपेंडेंट होते हैं कि कहीं वो डांट ना दे, वो लगे सार्वजनिक स्तर पे किसी को भी वो डिमोरलाइज कर देंगी, बेइज्जत कर देंगी, चाहे हस्बैंड हो चाहे बच्चा हो। तो बहुत ही नारकीय सिचुएशन हो जाता है और इतनी तेज़ी से पिछले 10 वर्षों में ये समस्याएं बढ़ी हैं कि हम लोगों के पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। और समस्या ये होती है कि इसमें जो मैंने पहले भी कहा कि जो पीड़ित है वो पीड़ित नहीं होता है, वो अपने माहौल को पीड़ित कर देता है, क्योंकि बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं, उन्हें हर चीज़ सही लगती है। क्या उपाय है? एक छत के नीचे रहते हुए आप ऐसे लोगों के साथ पारदर्शी संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं? तो यहाँ पे अगर आपके अंदर भी ईगो है कि मैं सास हूँ या मैं ससुर हूँ या मैं हस्बैंड हूँ, मैं क्यों बर्दाश्त करूँ, तो आप उसे उलझ पड़ते हैं, तब तो आप गहरे दलदल में फंसते ही चले जाएंगे और शायद नतीजा बहुत ही गंभीर भुगतना पड़े। ऐसे में सिस्टम को चुनौती देना किसी के पक्ष में काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका एग्रेसिवनेस बढ़ता जाएगा, उसकी बदतमीज़ी बढ़ती जाएगी, आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जाएगा। हो सकता है आप ब्लड प्रेशर की मरीज हो जाएं, आपको कार्डिक प्रॉब्लम हो जाए निरंतर इस तरह के स्ट्रेस और तनाव को झेलने के कारण। तो ऐसे में क्या कीजिए, कई बार आपको ऐसा लगता है कि वो जो डिसीजन ले रही है सही नहीं है, क्योंकि आपके विचार उससे बहुत ही मेल नहीं खा रहे हैं, बल्कि हो सकता है अपोजिट हो। तो बातें अगर छोटी मोटी हों तो उसको इग्नोर करने में ही भलाई है, उसके निर्णय को भी कभी कभी महत्व दे दीजिए। लेकिन अगर उसकी हर चीज़ों को आप सपोर्ट करते रहेंगे तो आप इसके नार्सिसिज्म को एक तरह से फीड कर रही हैं और मजबूत करती चली जा रही हैं। तो हमेशा भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आक्रामकता या दयनीय या तो ज़्यादातर होता है कि उसको डांट के या उसको कंट्रोल करके हम कंट्रोल कर लेंगे, उसके साथ एग्रेसिव बिहेवियर करेंगे, तो
ये बहुत बड़ी आपकी भूल है। आप कभी भी उसको ऐसे हैंडल नहीं कर सकेंगे। बहुत लोग एकदम सरेंडर कर जाते हैं, जाओ भाई जो जैसे करना, अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया है, तुम्हारे संग्रहणा जैसे रख लो, तो एकदम दयनीय भी बन जाएंगे। तो इतनी बुरी स्थिति हो जाएगी कि आपका सांस लेना भी दुभर हो जाएगा, अति सर्वस्व बन जाए। ना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाइए, ना बहुत अधिक दयनीय हो जाइए कि भाई जो करना है करो, ऐसा नहीं है। ऐसे सारे सिचुएशन में आपको अपने बेटे के साथ किसी भी हाल में हेल्दी रिलेशन बना के रखना है, क्योंकि प्रायः ऐसा सिचुएशन कर देती है कि ऐसे बिहेवियर होते हैं। और जब इस चीज़ में आपका बच्चा, आपका बेटा भी इंटरफेयर नहीं करता है, तो आपको ऐसा लगने लगता है कि अगर वो बेइज्जती कर रही है, अगर वो इंसल्ट कर रही है, तो मेरे बेटे को कुछ कंट्रोल करना चाहिए, नहीं कर रहा है, यानी वो भी सहमत है। ऐसा सोचकर आप अपने बेटे से दूर होते चले जाते हैं। ये आपके लिए भी बुरा है और आपके बेटे के लिए भी बुरा है, क्योंकि अगर आप अपने बच्चे को बिल्कुल छोड़ देंगी उसके भरोसे, तो वो बहुत ही क्रुएलिटी के साथ उसके साथ उसका जीवन चलेगा। और उस घुटन में हो सकता है आपका बेटा भी मानसिक संतुलन खो बैठे, या कभी सुसाइडल अटैम्प्ट तक। बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं कि माँ ने, पिता ने गुस्से में छोड़ दिया और वो नार्सिसिस्ट पत्नी के साथ इस प्रकार उसकी ज़िंदगी नारकीय हो गई कि उसने सुसाइड की कोशिश की। तो पत्नी का चाहे जो बिहेवियर हो, उसके बिहेवियर से अपने बेटे को जज मत कीजिए जिसको आपने पैदा किया है। वो जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि सच में किसी नार्सिसिस्ट का लाइफ पार्टनर बनना सबसे दुखद होता है। तो उसको अगर एक माँ भी नहीं समझ पाएगी, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। तो अपने बेटे के साथ वैसा ही हेल्दी और पारदर्शी रिलेशन स्थापित रखिए, निरंतर बनाए रखिए जैसा शुरू से था। मजबूत बंधन विकसित करने की कोशिश कीजिए। अपनी बहू की परवरिश आपने नहीं की है, वो जहाँ से आई है उसका माहौल कुछ है, आपका माहौल कुछ है, उस कुछ और उसने जीवन नियम कानून सीखे हैं। तो अगर वो क्षम्य मैंने कुछ ऐसा कर रही है जिसको इग्नोर किया जा सकता है, तो अवॉइड ही करने में भलाई है, क्योंकि वो आपकी बेटियाँ नहीं है, आपकी बहू है, वो अलग माहौल से आई है। तो अगर कुछ बेसिक चीज़ों में फ़र्क है तो अवॉइड करने में ही भलाई है। छोटी छोटी चीज़ों में उलझ कर उनको बड़ा मत कीजिए, राई को पहाड़ मत बनाइए, क्योंकि आप नहीं झेल पाएंगे। आप गलत अगर अपेक्षा रखेंगी तो भी आप दुख का कारण बनेगा। स्पेशली मैं सास को कर रही हूँ, बहू ससुर को नहीं, क्योंकि ससुर का सामना बहू से कम होता है सास की तुलना में, हालांकि दोनों ही शिकार होते हैं। तो स्पेशली सास के लिए है कि वो मैक्सिमम टाइम उसको देती हैं। तो हमारी अपेक्षा होती है आमतौर पे कि बहू आएगी तो वो रिस्पेक्ट देगी, सम्मान देगी। अगर बहू नार्सिसिस्ट है तो ये जो आपका अपेक्षा है एकदम अवास्तविक है, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो सम्मान देते नहीं, वो सम्मान पाने के भूखे होते हैं। वो आपसे सम्मान चाहेगी, ना कि वो आपको सम्मान देगी। तो ऐसा अयथार्थ अवास्तविक अपेक्षा रखना ही क्यों, जो फुलफिल ना हो। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करिए कि वो किसी को सम्मान नहीं दे सकती है, और उसके इस बिहेवियर से अपने आप को भावनात्मक रूप से शत विशत मत कीजिए। अगर ऐसा करेंगी तो आपने अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की आप सुरक्षा कर पाएंगे। किसी नार्सिसिस्ट को बदलने की कोशिश करने से बढ़कर बेवकूफ़ीपूर्ण काम कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अगर नार्सिसिज्म है उसके साथ, तो उसको कभी भी भूले से ये गलती नहीं करिए कि आप उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, चाहे आप प्यार से कीजिए, चाहे दुलार से कीजिए या क्रोध में कीजिए, वो कभी नहीं सुधरेगी। तो ऐसा प्रयास ही क्यों करना जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं आने वाला है, बल्कि स्थिति बहुत ही घातक हो सकती है। तो ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि वो कभी भी इस सच्चाई को मान ही नहीं सकती है कि प्रॉब्लम उसमें है। वो दुनिया में प्रॉब्लम खोजती है, क्योंकि जो नार्सिसिस्टिक होते हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है। अगर उनके सामने कोई ऐसा बंदा है जो वो चाहती है कि मैं ऐसा ज़िंदगी जीऊँ, या मेरे पास ऐसी चीज़ें हों और नहीं हो पा रही हैं, और सामने वाले के पास है, तो उस चीज़ को वो नहीं बर्दाश्त कर सकती है। वो उसमें हज़ार कमियां निकालेगी और अच्छाई में भी बुराई ढूंढेगी। तो जलन वो कर रही है और सामने वाले को ब्लेम करेगी कि वो उससे जलन कर रहा है। तो ऐसे लोगों के साथ आप ये सोचेंगे कि मैं इसको सच्चाई का आभास करा दूं, मैं इसमें बदलाव ला दूं, तो आप बेवकूफ़ से बढ़कर और कुछ नहीं है। तो ऐसा कभी भी करने की कोशिश मत कीजिए। हाँ, बातचीत का सिलसिला जारी रखिए, लेकिन
तभी तक जब तक नॉर्मल और हेल्दी बातचीत हो रहा है। अगर अनहेल्दी माहौल आ गया, अगर टॉक्सिक बातें होने लगी, तो इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। क्योंकि ऐसे में जो इन लोगों पे यूज किया जाता है, स्पेशली नार्सिसिस्ट लोगों को, ग्रे रॉक विधि या ग्रे रॉक मेथड। ये ग्रे रॉक मेथड क्या होता है? ग्रे रॉक मेथड इज ए शॉर्ट टर्म टेक्निक फॉर interacting with people who are manipulative, abusive और toxic। तो ये ऐसा मेथड है कि अगर उन लोगों के साथ आपको इंटरैक्ट करना है जो बहुत मैनिपुलेटिव हों, टॉक्सिक हों, एब्यूसिव हों, वहाँ इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। कैसे? द आइडिया इज टू कट ऑफ अ पर्सन्स नार्सिसिस्टिक सप्लाई एंड कॉज देम टू लॉस इंटरेस्ट। उनके किसी भी बात में आप अपना इंटरेस्ट दिखाई शो ही मत कीजिए। अगर वो आपसे बहुत सारे प्रश्न कर रहे हैं, एग्रेसिवली कर रहे हैं, ऐसा है कि नहीं, बताइए बताइए, इस तरह के वो लोग बहुत तरीके से वो आपको मैनिपुलेट करेंगे कि आप कहें हाँ हाँ बिल्कुल तुम सही हो। ऐसा आप कुछ मत करिए। हाँ ना, एकदम भावशून्य होकर हाँ ताकि उसको लगे कि आप कोई इंटरेस्ट उसकी बातों को नहीं दिखा रहे हैं। उसके साथ जो भी वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। उसके किसी भी इमोशन को, जो बहुत भावना होता है, वो लोग बहुत इमोशनल ड्रामा करते हैं, रोना धोना कल्पना, एकदम भाव शून्य हो जाइए उनके सारे रिएक्शंस पे। क्योंकि अगर आप उसमें घुसने की कोशिश करते हैं तो आप बिल्कुल दलदल में फंस जाते हैं। उनके किसी भी एक्टिविटीज़, उनके किसी भी इंटरेक्शन, उनके किसी भी डायलॉग पे आप ऐसा फेशियल एक्सप्रेशन है, ऐसे बर्ताव कीजिए जैसे आप बोर हो रहे हो, आप अनइंटरेस्टेड हो। कोई रिस्पॉन्सिव एक्टिविटीज़, ना बॉडी लैंग्वेज देना, ना वर्ड्स से देना, ऐसा कुछ नहीं करना है। डोंट फेड इनटू देयर ड्रामा। कभी उनके ड्रामा को फेड मत कीजिए। कीप बिजी ड्यूरिंग योर इंटरेक्शन। जब वो बात कर रहे हैं किसी काम में, अपने आप को इंगेज कर लीजिए, पेपर पढ़ने लगिए, किचन में घुस जाइए, कुछ ऐसा करिए जैसे आपके पास वक्त ही नहीं उनके इस बकवास को सुनने का। तो इस तरह से बहुत सारे उपाय हैं जिसके द्वारा हम ग्रे रॉक टेक्निक जो कहते हैं हम उसको यूज कर सकते हैं। जानबूझकर नार्सिसिस्ट लोगों पर इसका को कभी उसको ऐसा सामग्री मत दीजिए जिससे वो अपने लाभ के लिए प्रयोग करते हैं। कोई विशेष ध्यान न देकर आप उनकी इस तरह की प्रवृत्ति रखेंगे तो अपने आप वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। आपने देखा होगा ना, वो प्रशंसा के भूखे होते हैं, वो कुछ करेंगे, दिखाएंगे, देखिए मैंने ये किया, वो सोचेंगे कि आप उनसे प्रशंसा के पुल बांधने लगे। लोग करते भी हैं ऐसा, और ना चाहते हुए उनके इस चीज़ों को वो बढ़ावा देते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि उनके किसी सवाल का जवाब में अब कोई दिलचस्पी या किसी चीज़ में बहुत इंटरेस्ट दिखाइए नहीं। यहाँ तक कि जब वो बातें कर रहे हैं, आई टू आई कॉन्टेक्ट भी मत कीजिए उनके साथ। जैसे आप किसी और चीज़ में बिजी हैं, सिलाई कर रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो बोले जा रहे हैं जैसे कि आपके कान में बातें ही नहीं जा रही हैं। इस तरह से आप कीजिए। लंबे समय तक आप ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे वो आपसे कट होने लगेंगे, क्योंकि ये कभी भी रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ये प्रॉब्लमेटिक है। तो आप समझाने की कोशिश करके अपने भी समय की बर्बादी कर रहे हैं, उनकी भी। इस तरीके से अगर आप इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी को अपनाएंगे तो काफ़ी हद तक आप विजय पा सकते हैं। अपनी लड़ाइयाँ बुद्धिमानी से चुनें, क्योंकि जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो हमेशा हर चीज़, हर मुद्दा को वो लड़ाई में बदलने में देर नहीं करते हैं। उनका प्रिय विषय है, कुछ भी चीज़ हो, कैसे परिस्थिति हो, वाद विवाद करते करते वो एकदम भयानक टॉक्सिक लड़ाई में उसको कन्वर्ट कर देंगे। उससे उन्हें सेटिस्फैक्शन होता है। जैसे हम लोग, लड़ाई अगर हो जाता है, किसी से बहस हो जाती है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको नहीं फ़र्क पड़ता, वो तो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड होते हैं। तो आप दूरदर्शी बने, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है आने वाले समय में क्या सिचुएशन बुरा हो जाएगा। वो आगे का परिणाम देखने में अक्षम होते हैं, लेकिन आप तो सक्षम हैं। तो आपको अगर लगे कि इस वाद विवाद का परिणाम बहुत ही भयानक होने वाला है, तो आपको पता है कि कहाँ टॉक को स्टॉप करना है, कहाँ उस चीज़ को कट करना है, और कट करके आप निकल जाइए। कब आपको पेशेवर की ज़रूरत होगी, यानी कब आपको स्पेशलिस्ट से हेल्प की ज़रूरत होगी। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नार्सिसिस्ट को थेरेपी की उन्हें ज़रूरत होती है, लेकिन वो कभी भी थेरेपी नहीं लेते हैं, बिकॉज
उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि प्रॉब्लम उनमें है। वो एकदम परफेक्ट पर्सनालिटी हैं। लोग उनसे जल रहे हैं, लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, लोग उनके साथ गलत कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनके साथ लंबे समय तक अगर जो भी है, यानी जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके नज़दीकी हैं, उनको समस्याएं होने लगती हैं। और उसके समाधान के लिए कि उनको कैसे उससे निपटना है, आपको साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर की हेल्प की ज़रूरत होती है, जो कि आपके लिए आपको ऐसी क्षमताएं आपके अंदर विकसित कर दे कि वैसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर के व्यक्ति के साथ रहते हुए आप अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन को कायम रखें और रिश्ते को टूटने से बचा पाएँ या रिश्ते का स्वरूप विकृत होने से रख पाएँ। छोटे बच्चे जो अबोध हैं, उन पर इसका नकारात्मक असर न हो। तो इसके लिए कई तरह की थेरेपी होती है, जैसे कपल्स थेरेपी यहाँ इसलिए ज़रूरी होती है कि जनरली जो बहुएँ हैं, तो सास और ससुर में वो ऐसा जो कहा जाता है ना, रोल प्ले करती हैं, ऐसा कुछ करती हैं कि एक को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हैं और दूसरे को बिल्कुल नेग्लेक्ट करने लगती हैं। एक को इतना अधिक मान सम्मान देंगी और उसी के सामने दूसरे को बहुत ही अपमानित करेंगी। तो इसका नतीजा क्या होता है, उन पति पत्नी में, सास ससुर में आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगती है कि आपके सामने ऐसा मेरे साथ हो रहा है, आप देख रहे हैं मेरी इंसल्ट हो रही है। और किसी को भी प्रशंसा अच्छी लगती है, तो अगर कोई आपके सामने से आके आपकी बहुत तारीफ कर रहा है, आपकी सेवा में लगा हुआ है, तो आप न चाहते हुए भी उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो बुजुर्ग दंपति हैं, उनमें प्रॉब्लम आने लगते हैं। तो इस कपल्स थेरेपी के द्वारा आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपकी समझ में आएगा कि ये आपकी बहू का पैतरा है और उस पैतरे से आप अपने मधुर संबंध को कलुषित होने से बचा पाएंगे। आप दोनों का जो ये इस अवस्था में जो संबंध बिगड़ने लगा है, उसमें काफ़ी हद तक सुधार होगा, जिससे आपका डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कम होगा। दूसरा है इंडिविजुअल थेरेपी। इस इंडिविजुअल थेरेपी में आप वैसे लोगों से लगातार परेशान हैं, झेल रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं या बर्दाश्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक कुंठा आ रही है, एक मन में भावनाओं के दमन के कारण बेचैनी है, परेशानी है। तो जब इंडिविजुअल थेरेपी होती है और उन सारे मुद्दों पे आप अपने काउंसलर से, आप अपने थेरेपिस्ट से डिस्कशन करते हैं और आपको ये पता चलता है कि वो आदमी तो खुद ही बीमार है और उसकी ये बिहेवियर्स हैं, तो आपके अंदर का जो भड़ास है वो एक तो निकल जाता है, वो सारी चीज़ें, और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करने में अपने को सक्षम या मजबूत बना पाते हैं। तीसरा हुआ परिवार थेरेपी या फैमिली थेरेपी। सारे फैमिली मेम्बर्स को बुलाकर इसमें ये बताया जाता है, ये ट्रेन किया जाता है कि इस तरह के लोगों के साथ किस तरह से अपना बचाव करते हुए आगे बढ़ना है, रिश्ते को बनाना है, आपस में आप लोगों के रिश्ते में क्लैश ना हो, बेटे माँ में, छोटे बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा ना हो। तो इस तरीके से इसमें ट्रेन किया जाता है कि वैसे लोगों को किस तरह से साइड करते हुए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ हेल्दी रिलेशन को कायम रखना है। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ऐसी थेरेपी है जिसके द्वारा आपके जो इमोशनल रिएक्शन होते हैं उसको कैसे आप मैनेज कर सकते हैं, ये सिखाने में आपको मदद किया जाता है। जैसे गुस्सा आया, गुस्से में आप उसे लड़ने लगी तो समस्या विपरीत या विभस्त हो जाती है, लेकिन CBT के माध्यम से आपको अपने इमोशन के रिएक्शन को मैनेज करने में मास्टरी हो जाती है और बुरे से बुरे सिचुएशन में अपने आप को आहत किए बिना आप सहजता से निकाल सकती हैं। निष्कर्ष के तौर पे कहा जा सकता है कि इस तरह के जो नार्सिसिस्ट हैं, उनके साथ तालमेल बिठाना सच में बहुत चुनौतीपूर्ण है। हर व्यक्ति को सीखना होगा कि कैसे इस तरह के लोगों से जूझना है, क्योंकि इसका कोई समाधान संभव नहीं है। जब हम रियलाइज ही नहीं करेंगे, हम अपना ट्रीटमेंट ही नहीं कराएंगे, तो नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो उनका एक तरह से समझिए असाध्य ही कह सकते हैं, क्योंकि जब रियलाइजेशन नहीं होगा तो इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के साथ कैसे अपने आप को, जैसे सामने से तीर की वर्षा हो रही है, तीर से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, तीर को पकड़ के रोकते नहीं हैं, चारों तरफ से तीर की वर्षा हो रही है, हम कवच पहन लेते हैं ताकि उस तीर का असर हमारे शरीर पर ना पड़े, हम सुरक्षित रहें। तो हमें सुरक्षा कवच की तरह अपने बिहेवियर पैटर्न को चेंज करना होगा, अपने सोच को बदलना होगा, उसको सुधारने की जगह अपने आप को मजबूत करना होगा, ताकि ऐसे
विषैले तीर से अपने आप को हम कैसे बचाएं, कैसे कवच पहने, और इस तरह के थेरेपी के द्वारा हम इन समस्याओं का जड़ से समाधान कर सकते हैं। आपको इस तरह की वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर कीजिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन को प्रेस करना नहीं भूलिए ताकि लेटेस्ट वीडियो से आप अपडेट हो सके। बहुत जल्दी फिर मैं इसी प्रकार के कुछ व्यवहारिक समस्याओं को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।